हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024। इसकी तैयारी के लिए ब्लूप्रिंट आधारित अभ्यास प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र है अभ्यास प्रश्नों के, जो आपके कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का है दोस्तों। और ये पेपर आपका 14 मार्च को होने वाला है। उस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ब्लूप्रिंट के आधार पर वार्षिक परीक्षा 2024 की पूरी तैयारी के लिए ये मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें सटीक प्रश्न हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए, तो इन प्रश्नों को देखना ना भूलें दोस्तों। और आपके जितने भी परीक्षा हैं, आपकी 6 तारीख से चालू होने वाले पेपर हैं, उन सभी पेपर के ब्लूप्रिंट की वीडियो, एक एक विषय की आपकी 3-3 4-4 वीडियो मैंने चैनल पे डाला है। तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सब्सक्राइब करें तो वो सारे वीडियोस आपको समय पर मिल सके, ताकि आप उनसे अच्छे से पढ़ सकें और परीक्षा में आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकें। इसलिए उन प्रश्नों को देखिएगा। अभी जैसे आपके पेपर आने वाले हैं, उसी के आधार पर ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे दोस्तों, जो आपके 1 से 5 तक होंगे, जो 5 नंबर के होंगे। इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, फिर अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी। इस प्रकार से आपका कुल 60 नंबर का पेपर आएगा। किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 1 से 5 तक होंगे और ये एक एक नंबर के होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जैसे आपसे यहाँ पूछा है सामाजिक विज्ञान का, कि जब किसी देश पर दूसरे देश द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों औपनिवेशीकरण। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, औपनिवेशीकरण। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनेंगे आपके। प्रश्न नंबर 2 है, मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। कौन सी प्रावधान है? तो न्यूनतम वेतन कानून ये प्रावधान है मजदूर वर्ग का आर्थिक सुरक्षा के लिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न दूसरा को याद रखिएगा आप। प्रश्न नंबर 3 है, फरमान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो फरमान शब्द का अर्थ होता है दोस्तों शाही कोतवाल, है ना। इसको क्या बोलते हैं? शाही कोतवाल बोलते हैं। फरमान शब्द का अर्थ होता है शाही आदेश, है ना। फरमान यानी आदेश जारी करना, शाही आदेश इसमें सही उत्तर होगा, बाकी तीनों ये गलत हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि के बीच में तैयार किया गया था? तो दोस्तों ये सन 1946 से 1949 के बीच तैयार किया गया था। याद रखिएगा, संविधान कब तैयार किया गया था? तो 1946 से 1949 के बीच तैयार किया गया था। लागू कब हुआ था बोलेगा, तो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान। और इसमें दिन भी पूछ लेता तो याद रखना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, है ना। क्या 2 वर्ष है, 11 माह है और 18 दिन, इतने दिन में हमारा संविधान बना था। तो इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और कोई चीज़ नहीं बन रही है तो उसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 2-3 बार पढ़िएगा, आपसे सारी चीज़ें बन जाएगी। 5वां नंबर का प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार के होंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक रिक्त स्थान की पूर्ति करो, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको, खालिस्तान आएंगे। जैसे प्रश्न 6वां में पूछा है, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के खालिस्तान भाग में स्थित थी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों दक्षिण भाग में स्थित थी। क्या आएगा यहाँ पे? दक्षिण आ जाएगा। इसके बाद है, रेशम का कीट खालिस्तान के पेड़ पर पाला जाता है। तो सहतूत के पेड़ पर पालते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न दूसरा है, भारत में कार्यशील आयु वर्ग खालिस्तान वर्ष के लोगों का है। तो 15 से 65 वर्ष के लोगों का है। और अधिकतर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन खालिस्तान तथा खालिस्तान काल में बांटते हैं। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल, है ना, इस 3 भाग में बांटते हैं। 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा खालिस्तान भाषाओं में दी जानी चाहिए। तो भारतीय भाषा इसमें आएगा। इस प्रकार से आपके ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। इसके बाद यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न चालू हो जाते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न है। और दोस्तों आपके मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो डाला है, जिसमें 50 बहुविकल्पी प्रश्न है। तो उसको भी आप चैनल पे जाकर के देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके, कि बहुविकल्पी सिर्फ वहाँ पे 50 बहुविकल्पी प्रश्न ही हैं। तो वहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो 11वां नंबर का प्रश्न है, वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? वेरी आईएमपी प्रश्न है। तो याद रखना दोस्तों, वर्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था, ये इसका उत्तर होगा। कहाँ हुआ था? तो 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था।
दूसरा नंबर का प्रश्न है, प्रश्न 12वां नंबर पूछा है अति लघु उत्तरी में, राजा राम मोहन राय महिलाओं की कौन कौन सी दशा सुधारने के पक्ष में थे। वेरी आईएमपी प्रश्न है। तो उत्तर में लिखिएगा कि राजा राम मोहन राय विधवा महिलाओं के कष्ट भरे जीवन से दुखी थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। इस प्रकार से आपको प्रश्न 12 में लिखना है। 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, संसाधन पूछा है, इसमें संसाधन संरक्षण क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा है 13 नंबर में। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखेंगे। वेरी आईएमपी प्रश्न है ये। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत की न्यायिक संरचना कैसी है। तो उत्तर में लिखना कि भारत की न्यायिक संरचना एक पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 14 के उत्तर में लिखना है। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 आपसे इसमें पूछेगा कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से प्रश्न जरूर बनेंगे, इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। तो इसके उत्तर में लिखना प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एवं मौलिक अधिकार है, जिसमें जीवन का अधिकार के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 15 के उत्तर में आपको लिखना है। 16 नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधानसभा और संसद के बीच क्या फ़र्क है। तो उत्तर में लिखेंगे कि राज्य विधानसभा हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधायक कहलाते हैं और वह मंत्री का चुनाव करते हैं। लोकसभा हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वह सांसद कहलाते हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 16 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ से प्रश्न नंबर 17 से प्रश्न 22 तक आपके अति लघुत्तरी प्रश्न लघुत्तरी पूछे जाएंगे, जो आपके 3-3 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होंगे दोस्तों। तो इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे 17 नंबर का पूछा है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है। जनगणना से प्रश्न आएंगे और आईएमपी प्रश्न है ये, अच्छे से याद कीजिएगा। कोई प्रश्न आपको नहीं बन रहा है दोस्तों तो उसे नोट कर लीजिएगा, बाद में पढ़िएगा, लेकिन बहुत समझ के प्रश्न आपको हल करने हैं। तो इसके उत्तर में लिखना कि किसी देश अथवा किसी क्षेत्र के लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। जनगणना के द्वारा सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इस प्रकार से प्रश्न 17 के उत्तर में आपको लिखना है। 18 नंबर का प्रश्न वेरी आईएमपी प्रश्न है कि सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया। तो इसके उत्तर में लिखना सभी भारतीय यह मानते थे कि उनका शत्रु अंग्रेज है। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए सभी जनता संगठित हो गई। 1857 में भारत की जनता ने कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू सैनिक विद्रोह कई जगह फैल गया। समाज के विभिन्न स्तरों के असंख्य लोग विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए और 19वीं सदी में यह विद्रोह दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र जन विद्रोह बन गया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 में लिखेंगे। 19 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूपों को समझाइए। इस प्रकार से पूछा है। तो जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप लिखना कि जनसंख्या की वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, परंतु सभी देशों में यह वृद्धि नहीं हो रही। कुछ देशों जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि ऊंची है। पहले इन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची थी, परंतु स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण अब मृत्यु दर कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है। इससे जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। इस प्रकार से प्रश्न 19 में लिखिएगा आप। 20वां नंबर का प्रश्न आपसे फिर पूछा है इसमें कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना। तो इसके उत्तर में लिखना कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए रत्नम की पढ़ाई लिखाई को जिम्मेदार माना। उन्होंने तर्क दिया कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और वह खुद को उसके बराबर मानने लगा है। इस प्रकार से प्रश्न लिखेंगे। 21 नंबर का प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेजों के काल में निम्न जातियों के लिए क्या नए अवसर आए। तो उत्तर में लिखेंगे कि 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निम्न जातियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। शहरों में रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियाँ, बाग, मिलें, रेलवे लाइन इत्यादि के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। इन काम के लिए शहर जाने वाले में से बहुत सारे निम्न जाति के लोग थे, है ना। बहुत सारे लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद
और इंडोनेशिया आदि देशों में बागानों में काम करने के लिए भी जा रहे थे। इसके बाद प्रश्न 22 वेरी आईएमपी प्रश्न है, औपनिवेशीकरण से क्या समझते हैं, जरूर पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, इसमें लिखना कि औपनिवेशीकरण से आशय जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे देश पर उसके संसाधनों को अपने हित में दोहन करने लगे, है ना। यह दोहन करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण हम कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 4 प्रश्न होंगे आपके 23 से 26 तक, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें 23 नंबर में जैसे पूछा है कि वर्तमान समय में लड़कियों और महिलाओं का जीवन किस प्रकार का है, तो उत्तर में लिखिएगा वर्तमान समय में लड़कियों और महिलाओं का जीवन निम्न प्रकार का है। जैसे प्रश्न 1 है कि इसमें पहले नंबर पर लिखना कि वर्तमान में मध्यवर्गीय परिवारों की अधिकांश लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, कई लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ती हैं, बड़ी होने पर उनमें बहुत सी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेती हैं और कई प्रकार की नौकरियां भी करती हैं। चौथा लिख देंगे कि कानून के अनुसार बालिग होने पर वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। पांचवा है कि वर्तमान में विधवा महिलाएं आसानी से पुनर्विवाह कर सकती हैं। छठवा है उन्हें मतदान करने, चुनाव लड़ना इत्यादि राजनीतिक अधिकार भी हैं। और सातवां लिखेंगे कि गरीब परिवारों में लड़कियों को शिक्षा के अवसर में मुश्किलें आती है तथा उन्हें अपनी इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का भी अवसर बहुत कम मिलता है। इस प्रकार से आपको इनके जीवन की समस्याएं जो हैं उस पर लिखना है। 24 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि आरक्षण की नीति किस प्रकार काम करती है, तो उत्तर में लिखेंगे आरक्षण की नीति को लागू करने के लिए सभी राज्य सरकार के पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जाति की अपनी अपनी सूचियां हैं। इसी प्रकार एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। विद्यार्थियों को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देने के साथ अपनी जाति और जनजाति का प्रमाण पत्र अपनी जाति या जनजाति का प्रमाण पत्र के रूप में है। यदि कोई विशेष जाति या जनजाति का उम्मीदवार है तो वह आरक्षण का लाभ ले सकता है। इस प्रकार आरक्षण की नीति काम करती है। 25 नंबर का प्रश्न वेरी आईएमपी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी ईंधन इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये सीएनजी क्या होती है, नॉर्वो फ्लाइमेंट रेंज में होती है और यह अन्य ईंधन की तुलना में अधिक सुरक्षित मानी जाती है। इसका ज्वलन ताप उच्च होता है। इसमें आकस्मिक और अपने आप में होने वाले लैग्निशन की संभावना घट जाती है। सीएनजी की कीमत कम होती है और वाहन में इसके प्रयोग में अच्छा माइलेज मिलता है। इस प्रकार से इसके इस्तेमाल से जो फ़ायदा है उसके बारे में लिखना है। और 26 नंबर में पूछा है अंतिम प्रश्न कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस उद्देश्य से की थी, तो उत्तर में लिखना वेरी आईएमपी प्रश्न है कि टैगोर बचपन में स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी तथा जेल जैसा लगता था क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। दूसरा लिखेंगे कि टैगोर ने बड़ा होने पर ऐसा स्कूल खोलने की सोची जहां बच्चे खुश रह सकें, वे मुक्त और रचनाशील बने और अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। तीसरा है कि उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन की स्थापना की। चौथा लिखेंगे उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार से प्रश्न 26 के उत्तर में लिखेंगे और ये 26 तक का आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। 14 मार्च को आपका जो पेपर है दोस्तों सामाजिक विज्ञान का, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये उसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो थी। इस प्रकार से आपके प्रश्न उसमें बनेंगे, तो इन वीडियोस को देखें। जो प्रश्न नहीं बन रहा है उन्हें आप नोट कर लें, लिख लें, क्योंकि कठिन प्रश्न आएंगे दोस्तों, सरल प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसा सोचना नहीं आप, है ना। कि और सारे प्रश्न आपसे अच्छे से बने, मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करें, बहुत अच्छे नंबर आपकी परीक्षा में आएँ और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीज़ें आपको समय पर मिले, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद।